हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 8। अगर अभी तक आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इस पार्ट में अपन बेसिकली स्टार्ट करने वाले फंगस का क्लासिफिकेशन। फंगस का क्लासिफिकेशन करने से पहले अपन एक बार फिर फंगस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे अच्छे से समझेंगे। देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंगस का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में प्लाज्मोगेमी होती है, जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो फ्यूज हो जाता है। सेकेंड स्टेप में कैरियोगेमी होती है, दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं वो कंबाइन होकर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेते हैं। और फिर मियोसिस होता है, और उससे जो स्पोर बनते हैं वो फिर जर्मिनेट होकर नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं। अब देखो, जो फंगस में ये रिप्रोडक्शन है वो 5 तरीके से हो सकता है। आप देखो, अपनी बुक में ये सब नाम नहीं दे रखे, तो आप इसे ज्यादा ऐसे बर्डन की तरह ना देखें, इसे समझने की तरह से देखें। जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये सारी चीजें हेल्प करने वाली। तो देखो, फंगस में जो पहला तरीका होता है रिप्रोडक्शन का वो होता है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। देखो, प्लेनो का मतलब होता है मोटाई, गैमेटिक मतलब गैमेट्स, और फ्यूजन मतलब यहां पर जो गैमेट बनेंगे पहली चीज तो, और उनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा। और वो गैमेट कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, या तो दोनों मोटाइल होंगे या दोनों में से एक क्या होगा, मोटाइल होगा। अब जो ये गैमेट बन रहे हैं, ये दोनों गैमेट एक दूसरे के साइज और शेप में एक जैसे ही हो सकते हैं, तब तो उसे कहेंगे ऐसे दो गैमेट जो एक ही जैसे साइज के हो, शेप के हो, मॉर्फोलॉजी में सेम हो, उनका फ्यूजन जब होता है तो उसे कहता है आइसोगेमी। अगर अलग अलग है तो एनाइसोगेमी। एक और होता है जिसे कहते हैं ऊगेमी। देखो, ऊगेमी और एनाइसोगेमी में फर्क क्या है। देखो, पहली चीज तो क्या है कि इन दोनों में जो होगा, जो फीमेल गैमेट होगा जिस जगह बनेगा वो उसी जगह रहेगा। जैसे सपोज करो ये डायग्राम बनाया, इसमें मैंने जो फीमेल गैमेट बनाया पहले तो वो नॉन मोटाइल है, जबकि यहाँ फीमेल गैमेट भी कैसा है, मोटाइल। जो फीमेल गैमेट जिस हाइफा में बना था वो उसी हाइफा में रहेगा, वो फ्यूजन के लिए मूव नहीं करेगा। मेल गैमेट जो है वो मूव करता हुआ आएगा और इस हाइफा में मिक्स होगा, जो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन शो करेगा। फिर वही प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस जो स्टेप होगा वो तो सेम रहेगा। लेकिन जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होगा और वो जिस जगह बनेगा उसी जगह रहेगा, मेल गैमेट मूव करता हुआ आएगा। इस प्रोसीजर को कहते हैं ऊगेमी। ऊगेमी हर उस कंडीशन में कहेंगे अपन जब फीमेल गैमेट मूव नहीं करेगा, वो जिस जगह बनेगा वहीं रहेगा, मेल गैमेट मूव करता हुआ आएगा। तो जो गैमेटिक कॉपुलेशन है वो भी कौन सा, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन जो है वो 3 तरीके से हो सकता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। ये नाम अपने एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, जब अपन क्लास एज का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसमें दे रखा है। ठीक है, अब जो भी तरीका है, दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। पहले प्लाज्मोगेमी होगी, कैरियोगेमी होगी। जब ये दोनों हो जाएगा तो अंदर क्या बनेगा, डिप्लॉइड जो होगा न्यूक्लियस बनेगा, और जब तक वो बनेगा इनकी फ्लैजिला जो होगी वो वगैरह भी गिर जाएगी। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर, जिनमें भी इसी तरीके से प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन के तरीके से जब होता है तो उनमें फ्रूटिंग बॉडीज नहीं बनती। ठीक है, जाइगोट जो बनेगा वही हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर बना लेगा, और ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है कि गैमेटेंजिया बनता है। गैमेटेंजिया क्या करता है, हाइफा पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 2 ऐसे मोड है जिनमें गैमेटेंजिया बनते हैं, एक गैमेटेंजियल कांटेक्ट में और एक बनते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में। ये जो होगा ये क्या होगा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होगा। तो एक तो होगा गैमेटेंजियल कांटेक्ट और एक क्या हो जाएगा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब देखो, इन दोनों में फर्क देखते हैं। ये 2 फंगस थे, इन दोनों फंगस पे एक एक स्ट्रक्चर, जो हाइफा जो होगा वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये दोनों स्ट्रक्चर जो होंगे वो मतलब साइज और शेप में अलग अलग होंगे। ठीक है, एक को कहेंगे एंथ्रीडियम और एक को क्या कहेंगे, ऊगोनियम। ऊगोनियम जो होता है कंपेरेटिवली बड़ा होगा और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम एक दूसरे के पास में आएंगे, और एंथ्रीडियम जो है एक कनेक्शन बनाएगा ऊगोनियम के साथ में, और उस कनेक्शन को क्या कहेंगे अपन, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ये देखो, एंथ्रीडियम जो है, एंथ्रीडियम से एक आउटग्रोथ टाइप निकल रही है, ऊगोनियम के अंदर जा रही है, इसे क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। उसके बाद यहां से एक न्यूक्लियस जो है वो इधर आ जाएगा।
अगर ऊगोनियम में बहुत सारे न्यूक्लियस है तो बाकी सारे न्यूक्लियस बाउंड्री पे सेटल हो जाएंगे, एक न्यूक्लियस जो होगा अंदर रहेगा जो आगे पार्टिसिपेशन करेगा। ठीक है, तो एक इसका गैमेट सॉरी एक इसका न्यूक्लियस एक इसका न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस इसी में है। ठीक है, इसके बाद ये अलग हो जाएगा, उसके बाद ये इधर से भी अलग हो जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बन जाएगा, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी शो करेंगे। पहले यहां से दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा, फिर दोनों का जो न्यूक्लियस जाएगा वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे। तो पहले प्लाज्मोगेमी होगी फिर कैरियोगेमी होगी, क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जो कि क्या होगा, जाइगोट। फिर ये जाइगोट जो होगा इसकी वॉल जो होगी एकदम थिक हो जाएगी और थिक वॉल्ड जाइगोट जो है उससे ही अपन क्या कहेंगे, ऊ स्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊ स्पोर कहेंगे। इसको ऊ स्पोर क्यों कहा, इसका कारण भी ये ऊ गैमी वाला ही है। इसमें भी जो फीमेल गैमिट है वो मूव नहीं किया, मेल गैमिट आया, फीमेल गैमिट जहां बना था वहां का वहीं रहा। तो जाइगोट जो है उसके चारों तरफ एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ऊ स्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊ स्पोर। और ऊ स्पोर कैसा होता है, 2n होता है। फिर इसमें मियोसिस होगा ऊ स्पोर के अंदर और क्या बनेंगे, हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर बनेंगे जो जर्मिनेट होकर नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे। फिर एक आता है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। अब देखो ये क्या है, इसमें क्या होंगे, पहले ये दो हाइफा थे, इनसे एक आउटग्रोथ टाइप निकलेगी और इन्हें कहेंगे प्रोगैमिटेंजिया। और ये प्रोगैमिटेंजिया फिर और ग्रो करके मैच्योर हो जाएंगे और इन्हें अब क्या कहेंगे, गैमिटेंजिया। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इनिशियल लेवल पे इसमें जो गैमिटेंजिया बने थे वो अलग अलग शेप के थे। तो एक को अपन एंथ्रीडियम का, एक को ऊगोनियम, इसमें दोनों एक जैसे ही है। अगर मैं इसको ऐसे चूज करना चाहूं तो ये आइसोगेमी टाइप का है क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे है। और ये कैसे थे, एन आइसोगेमी टाइप के थे, मतलब अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर थे। ठीक है, अब ये जो दो गैमिटेंजिया बनेंगे, ये गैमिटेंजिया की बीच की ये जो वॉल जो है ये डिसॉल्व हो जाएगी और ये एक दूसरे के अंदर पूरे फ्यूज हो जाएंगे। जबकि यहां सिर्फ एक कांटेक्ट बन रहा था, इसलिए इसको कहते हैं गैमिटेंजियल कांटेक्ट, और इसमें ये एक दूसरे के साथ पूरा फ्यूज हो जाएगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। फिर जो ये बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, या तो ऐसे हो सकता है कि सारे न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाए, एक एक न्यूक्लियस बचे, या फिर पहले फ्यूजन हो जाए सब में और जो भी डिप्लॉयड न्यूक्लियस बने उनमें सब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाए, एक बचे। बोले तो फाइनली सिर्फ एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बचेगा। दो तरीके हो सकते हैं, या तो पहले इनके जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाए और दोनों ही तरफ एक एक न्यूक्लियस बचे और वो फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना ले, या मान लो कि कुछ बच गए और फ्यूजन हो गया तो बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएंगे, उनमें से वो डीजनरेट हो जाएंगे और एक ही रहेगा। तो गैमिटेंजिया में प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी से एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बन जाता है और ये जो बीच में स्ट्रक्चर बना जाइगोट, फिर ये जाइगोट में भी थिक वॉल हो जाएगी। अब इसे क्या कहेंगे, जाइगोस्पोर कहेंगे। यहां जो बना था वो क्या था, ऊस्पोर, यहां जो बना है उसे क्या कहेंगे, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर किससे बनता है, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन से बनता है, जिसमें दोनों गैमिटेंजिया क्या करती है, एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। जबकि इसमें एक ही बड़ी थी, एक ने ही पार्टिसिपेशन किया, दूसरी वहीं की वहीं रही, उसका जो न्यूक्लियस है वो कहीं मूव भी नहीं किया। तो यहाँ जाइगोस्पोर बनता है, आगे वही होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, जर्मिनेट होंगे, नेक्स्ट जनरेशन बनेंगे। एक होती है सोमेटोगेमी। कुछ फंगस ऐसी होती है जिनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही नहीं बनते। ठीक है, उनकी जो हाइफा, जो फंगल हाइफा होती है वो ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है और वो कैसा है, उसका सोमेटिक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसे सोमेटोगेमी कहते हैं। अब दो हाइफा जो है एक दूसरे के पास में आते हैं और वो एक दूसरे के साथ पहले फ्यूज होते हैं और उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, तो क्या बनेगा, प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी के बाद में देखो ये कैसी स्टेज होगी, डाइकैरियन स्टेज होगी। इसके बाद दो तरीके, एक तरीका है कि ये जो स्ट्रक्चर जो बना है, जो मतलब दो न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है, डाइकैरियन स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिससे कहते हैं एस्कस। ठीक है, ये जिन फंगस में भी बनेगा उन्हें कहेंगे सैक फंगाई। क्या कहेंगे, सैक फंगाई। और ऐसा किस में होगा, एस्कोमाइसिटीज में होगा। या फिर ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर निकलेगा। क्लब कहते हैं जैसे अपना टेनिस का रैकेट होता है, एक डंडी फिर ऊपर गोल सा स्ट्रक्चर, जैसे कि ये देख पा रहे हैं। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो इसे कहेंगे बेसिडियम, और ऐसा जिसमें बनेगा क्लब शेप का स्ट्रक्चर उन्हें क्लब फंगाई कहेंगे, और ऐसा होगा बेसिडियोमाइसिटीज में। फिर ये जो दोनों न्यूक्लियस है ये एस्कस में या बेसिडियम में चले जाएंगे और फिर वहां पर कैरियोगेमी शो करेंगे। कैरियोगेमी से उनमें क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस। इसके बाद में और भी स्टेप होंगे, अभी जब अपन क्लास से देखेंगे, क्लासेज करेंगे तो उसमें अपन इसको अच्छे से स्टडी करेंगे।
उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस से स्पोर बनेंगे। अब इन दोनों में स्पोर बनने में भी फर्क होगा। इसमें बनेंगे एंडोजीनस स्पोर, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर ही स्पोर बनेंगे, और इसमें बनेंगे एक्सोजीनस स्पोर। एंडोजीनस स्पोर जो बनते हैं उनको कहेंगे एस्कोस्पोर, इसमें जो बनेंगे उनको कहेंगे बेसिडियोस्पोर। तो जब अभी अपन आगे करेंगे तो एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर नाम आएंगे तो उन दोनों में एक फर्क, हालांकि मैं उधर वापस बताऊंगा, लेकिन एक फर्क क्या है, जो एस्कोस्पोर है वो कैसे है, एंडोजीनस, और बेसिडियोस्पोर जो है वो कैसे है, एक्सोजीनस। ठीक है, दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, फिर ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके नया फंगस बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से सोमेटोगेमी होती। एक और मेथड होता है जिसे कहते हैं स्पर्मेटाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें भी कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनता। एक तो क्या होगा, फंगल हाइफा होगा, एक सेल जो होगी वो निकलेगी, और वो सेल जो होगी वो कैसी होगी, नॉन मोटाइल होगी। कैसी होगी, नॉन मोटाइल, खुद मूव नहीं कर सकती, उसे अपन नॉन मोटाइल मेल जैसा समझ सकते हैं। और वो एयर के थ्रू क्या होगी, जैसे मान लो कि ये एक फंगल हाइफा है, ठीक है, ये बहुत लंबा सा, इसके पास में एक और सेल पहुंच गई, ठीक है, और वो इसके साथ फिर कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी वगैरह शो करेगी, और क्या बनाएगी, जाइगोट बनाएगी, फिर उसमें मियोसिस होंगे, स्पोर बनेंगे, और फिर नेक्स्ट जनरेशन बनेगी इसमें। और ये लगभग लगभग ऐसे देखे तो oogamous टाइप का हुआ, क्योंकि इसमें जो था एक सेल ही दूसरे सेल के पास में पहुंची। लेकिन फर्क क्या है, इसमें जो गैमेट आ रहा है वो मोटाइल है, इसमें कैसा है, नॉन मोटाइल है। इसमें जो फीमेल गैमेट बन रहा है वो किसी स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बन रहा, जबकि इसमें बन रहा था फीमेल गैमेट जो है एक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहा था। तो ये कुछ एक और मोड है जिसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटाइजेशन। ठीक है, तो 5 तरीके हैं फंगस में रिप्रोडक्शन करने के। अब देखो ये पांचों नाम अपनी बुक में नहीं दे रखे, तो अगेन आप ऐसे देखें तो आपकी इच्छा हो तो इसे अच्छे से समझ के लर्न करें, नहीं तो आप इसे सिर्फ समझने के पर्पज से देखें। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन को समझ में आ गया। इन सब में देखो एक चीज तो कॉमन है कि पहले जो होंगे स्ट्रक्चर के जो होंगे उसमें क्या होगी, प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, और फिर मियोसिस होंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, जर्मिनेट होंगे, नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे, कुछ कुछ वेरिएशन के साथ। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन करते हैं फंगस का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं फंगस का क्लासिफिकेशन। तो देखो जो फंगस का क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले देखते हैं उनका बेसिस क्या है। तो बेसिस जो है फंगल का क्लासिफिकेशन वो है, पहला पॉइंट है कि किस बेसिस पे किया जा रहा है, कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम कैसा है, मतलब माइसीलियम में हाइफा कैसा है, सेप्टेड है, नॉन सेप्टेड है, ब्रांच है, अनब्रांच है, उनके अंदर न्यूक्लियस के नंबर कितने हैं, उनके बेसिस पे। सेकंड है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे बन रहे, एसेक्सुअल स्पोर कैसे बन रहे, सेक्सुअल स्पोर कैसे बन रहे, फ्रूटिंग बॉडी कैसी बन रही है, उसके बेसिस पे फंगस का क्लासिफिकेशन किया जाता है। फंगस जो है उसकी 4 क्लासें बनाई जाती है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये देखो माइसिटीज वर्ड जो है वो क्या फंगल क्लास के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला अपन लेते हैं फाइकोमाइसिटीज, जिसे क्या कहते हैं, लोअर फंगस। ऐसे समझते हैं कि ये इन चारों फंगस में इसके मेंबर सबसे लोअर कैटेगरी के। ठीक है, इनका हैबिटेट देखें तो क्या होता है, ये जो होता है एक्वेटिक हैबिटेट शो करते हैं। अब देखो एक्वेटिक हैबिटेट एल्गी जैसा भी होता है, एल्गी भी तो आपको पता है कहां पर होती है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होती है। यही वजह है कि इनको इस हैबिटेट की वजह से इन्हें एल्गल फंगाई भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो होती है वुड वगैरह के ऊपर होती है डिकेइंग करने के लिए, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में होती है, डैम्प एनवायरनमेंट में होती है, और पैरासाइट के फॉर्म में भी होती है कुछ प्लांट के ऊपर। वो भी कैसे पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में। जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, इनका जो माइसीलियम जो होता है वो एसेप्टेड होता है। देखो ये जो है इसके बीच में कोई आपको क्रॉस वॉल स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे, कोई सेप्टा नहीं दिख रहे, तो एसेप्टेड है, और ब्रांच माइसीलियम होता है, और कैसा होता है, कोइनोसाइटिक होता है। बहुत सारे आपको देखो क्या दिख रहे हैं, न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे। तो देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपन ने 3 तरीके देखे थे। क्या देखा था, बर्डिंग देखा था, बाइनरी फिजन देखा था, और फ्रेगमेंटेशन देखा था। बाइनरी फिजन और जो बर्डिंग था वो किस में होता था, यूनिसेलुलर में होते थे। तो इसमें कोई भी मेंबर यूनिसेलुलर नहीं है, सारे मल्टी सेलुलर ही है। यही वजह है कि इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ही मेथड से होगा, कौन सा, फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, उसके बाद आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है स्पोरेंजियोस्पोर से। ये अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अच्छे तरीके से देख चुके हैं कि स्पोरेंजियोस्पोर वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो जो है स्पोरेंजियोस्पोर में बनते हैं,
और वो स्पोर एंजियोस्पोर आप जानते हैं कि कैसे होते हैं, एंडोजीनस होते हैं नेचर में। तो इनके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे स्पोर से बन रहे हैं, एंडोजीनस स्पोर से बन रहे हैं। और वो स्पोर जो है मोटाइल हुए तो जू स्पोर, नॉन मोटाइल हुए तो एप्लेनोस्पोर। बोले तो जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर दोनों ही मोड से इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एंडोजीनस स्पोर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने अभी मेथड देखे थे, उसमें प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन हो सकता है, मतलब गैमेटिक, वो गैमेटिक फ्यूजन वगैरह हो सकता है। और वो गैमेट जो है वो आइसोगैमस, एनआइसोगैमस, ऊगैमस, किसी भी तरह का फ्यूजन हो सकता है। गैमेटेंजियल कांटेक्ट से भी हो सकता है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से भी हो सकता है। एक यहां पर आप लाइन अलग से लिख लेना, यहां पर जो होगी प्लाज्मोगेमी जो होगी, उसके बाद जो कैरियोगेमी होती है उनमें कोई गैप नहीं होता, और गैप नहीं होने की वजह से कोई डाई कैरियोफेज नहीं बनेगी। अलग से कुछ आपको ऐसे नहीं दिखेगा, फेज दिखेगा जिसमें सेल के अंदर क्या होंगे, दो दो न्यूक्लियाई होंगे, तो ऐसा यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो डाई कैरियोफेज किस फंगस में एब्सेंट होती है, फाइकोमाइसिटीज में क्या होती है, एब्सेंट होती है। फिर सेक्सुअल स्पोर, यहाँ सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं जाइगो स्पोर और ऊ स्पोर बनते हैं। अभी अपन ने देखे थे गैमेटेंजियल कांटेक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में जो स्पोर बनते हैं, कॉपुलेशन में कैसा बनता था, जाइगो स्पोर, और कांटेक्ट में कैसा बनता था, ऊ स्पोर। तो जाइगो स्पोर और ऊ स्पोर बनते हैं। अब देखो, आप जब कभी और बुक रेफर करोगे तो उसमें पढ़ाएंगे आपको कि जो ये फाइकोमाइसिटीज है इसके अंदर भी दो मेंबर होते हैं, एक जाइगोमाइसिटीज के और एक ऊ माइसिटीज के। तो जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर बनता है, ऊ माइसिटीज में ऊ स्पोर बनता है। नेक्स्ट है फ्रूटिंग बॉडी, इनमें कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन फ्रूटिंग बॉडी कोई भी नहीं बन रही। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल अपन सिर्फ वही करेंगे जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक है म्यूकर जिसे पिन माउल्ड भी कहते हैं, एक है राइजोपस जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है जिसे ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं, एक है एल्बुगो जो कि एक पैरासाइटिक फंगस है और ये मस्टर्ड के ऊपर क्या करता है, डिजीज फैलाता है। ठीक है, तो एल्बुगो जो है मस्टर्ड पैरासाइट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं किसके ऊपर, एस्कोमाइसिटीज जिसे सैक फंगाई भी कहते हैं। और इसको सैक फंगाई कहने का कारण है जब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें जो एस्कोस्पोर बनेंगे, अभी अपन देखेंगे, वो जो होंगे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या एस्कस स्ट्रक्चर कहते हैं उसके, एस्कस नाम होता है उसका, उसके अंदर बनते हैं। थेलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कुछ फिक्स शेप वगैरह नहीं होता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सैक फंगाई कहते हैं। ठीक है, हैबिटेट देखे तो ग्रो ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उनके ऊपर ग्रो करते हैं, इसका मतलब सेप्रोफाइटिक है। ठीक है, ग्रो ऑन डंग के ऊपर भी, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसके ऊपर भी ग्रो करते हैं, और ऐसा जो होता है उसे कहते हैं कैप्रोफिलस। तो ये वर्ड याद रखे, कैप्रोफिलस। ठीक है, ये डिकम्पोजर की तरह भी बिहेव करते हैं और पैरासाइट भी होते हैं, मतलब ये कुछ प्लांट पे और एनिमल पे क्या करेंगे, डिजीज भी फैलाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है इनका, देखो ये फंगस दोनों तरीके के हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। और अपन ने देखे थे यूनिसेलुलर सिर्फ ईस्ट थे, तो ईस्ट जो होते हैं इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो इनका माइसीलियम है वो कैसा होगा, सेप्टेड होगा, ब्रांच होगा, और हर माइसीलियम की हर सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इनमें फ्रेगमेंटेशन से भी होगा, क्योंकि यूनिसेलुलर फंगाई भी इसी ग्रुप में आती है, इसका मतलब बर्डिंग और बाइनरी फ्यूजन भी होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहां तक बात करें, इनमें स्पोर जो बनते हैं एक्सोजीनस स्पोर बनते हैं। यहां पर कैसे बने थे, एंडोजीनस स्पोर, यहां पे कैसे बन रहे हैं, एक्सोजीनस स्पोर। और वो एक्सोजीनस स्पोर कौन से होते हैं, कोनिडियम या कोनिडियाई। और ये कोनिडियम जो है आपको पता है, मैंने बताया था कि प्रोस्ट्रेट माइसीलियम होता है, उसके ऊपर इरेक्ट माइसीलियम निकलता है, उसके ऊपर स्पोर जो थे वो बाहर की तरफ बन रहे थे एक्सोजीनस, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर था उसको अपन ने क्या नाम दिया था, कोनिडियोफोर। तो ये स्ट्रक्चर अपनी एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि कोनिडिया जो होता है वो किसके अंदर बनते हैं, कोनिडियोफोर, जो कि एक स्पेशल माइसीलियम है, इसके अंदर बनते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन एस्कोमाइसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज। तो देखो, पहले तो अपन देखते हैं कि किस पैटर्न से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सोमेटोगेमी हो सकती है और गैमेटेंजियल कांटेक्ट हो सकता है, इन दो मेथड से हो सकता है। दूसरा कि यहां पर कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी के बीच में गैप होगा, और गैप होने की वजह से डाई कैरियोफेज बनेगी। इसे अभी अपन समझेंगे। डाई कैरियोफेज बोले तो देखो, जब
अपने प्लाज्मोगेमी होती है तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं जिसको क्या कहते हैं, डाइकैरियोन। और जिस सेल में डाइकैरियोन है उसे कहेंगे डाइकैरियोटिक सेल, और ऐसी सेल रखने वाली जो फेज होगी उसे कहेंगे डाइकैरियोटिक फेज। तो क्योंकि यहां पर प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में गैप होगा, टाइम पीरियड लगेगा, इसीलिए अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है, कैरियोगेमी डिलेड आफ्टर प्लाज्मोगेमी, मतलब गैप है, तो डाइकैरियोटिक फेज बनेगी। लेकिन इसकी पूरी लाइफ साइकिल देखी जाए इस फंगस की, तो ये डाइकैरियोटिक फेज सिर्फ शॉर्टर फेज के लिए बनती है, थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए बनती है। जब अपन बेसिडियोमाइसिटीज करेंगे, जो अगली फंगस करेंगे, तो उसमें ये जो डाइकैरियोटिक फेज बनेगी वो लॉन्गर पीरियड के लिए बनेगी। और जहां तक फाइकोमाइसिटीज की बात है तो उसमें तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में गैप था ही नहीं, तो वहां डाइकैरियोटिक फेज बनी नहीं थी। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। और सबसे लास्ट जो करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। तो कैरियोगेमी डिलेड आफ्टर प्लाज्मोगेमी, सो डाइकैरियोटिक फेज फॉर्म, दिस इज अ शॉर्टर फेज ऑफ लाइफ साइकिल। अब देखो, मैं यहां पर जब आपको मैंने सोमेटोगेमी का डायग्राम बनाया था, आप वहां से वापस नोट कर लेना, वहां प्लाज्मोगेमी के तक, यहां तक मैंने वहां पर बनवा दिया था। ठीक है, पहले क्या थे, दो फंगल हाइफा थे, एक दूसरे के पास में आए, दोनों के बीच में क्या हुई, प्लाज्मोगेमी, जिससे एक सेल के अंदर क्या आ गई थी, दो न्यूक्लियस आ गए। फिर उसके ऊपर एक आउटग्रोथ निकली जिसका कुछ फिक्स शेप नहीं था, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एस्कस। और एस्कस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यही वजह है इन फंगस को क्या कहते हैं, सैक फंगाई कहते हैं। अब वो दोनों न्यूक्लियस जो है इसमें आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, एस्कस में, और फिर इनमें हो जाती है कैरियोगेमी। इसका मतलब कैरियोगेमी की साइट क्या है, कहां पर कैरियोगेमी हुआ था, एस्कस में हुआ। ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, एक डिप्लॉइड क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस, ये भी अभी भी किस में है, एस्कस में। फिर इसके अंदर मियोसिस होगा। इसका मतलब अगर आपको पूछे एस्कोमाइसिटीज में कैरियोगेमी और मियोसिस की साइट कौन सी है, तो किस में हो रहा है, ये एस्कस में हो रहा है। एक स्ट्रक्चर को कहते हैं एस्कस, और एक साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं उनको कहेंगे एस्काई। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, मियोसिस में एक से कितने बनेंगे, चार बनेंगे, जिनको क्या कहेंगे, एस्कोस्पोर। अभी भी ये किसके अंदर है, एस्कस के अंदर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एस्कस बनेंगे। ठीक है, और इन एस्कस के चारों तरफ क्या होगा, जो हाइफा जो होगा, माइसीलियम जो होगा, वो पूरा एक कवर बना लेगा। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, एस्कोकार्प, जो कि क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। तो अगर आपको पूछे एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर कौन से बनते हैं, तो एस्कोस्पोर बनते हैं। किसके अंदर बनते हैं, एस्कस के अंदर बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडी कौन सी होती है, एस्कोकार्प होती है, जिसके अंदर बहुत सारे एस्कस होते हैं। फिर ये फ्रूटिंग बॉडी जो होगी वो टूट जाएगी, इसके अंदर से एस्कोस्पोर जो होंगे बाहर निकलेंगे, और वो फेवरेबल कंडीशन में जहां जहां जगह मिलेगी वहां जर्मिनेट होंगे और नया क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो अगला पॉइंट लेते हैं, सेक्सुअल स्पोर। तो सेक्सुअल स्पोर अभी अपन ने देखे कौन से बने थे, एस्कोस्पोर बने। एक एस्कस के अंदर जनरली 4 या 8 एस्कोस्पोर भी हो सकते हैं। देखो, 1 से 4 तो बन ही रहे, 8 होंगे तो इनमें क्या होगा, हर एक में माइटोसिस हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 8। तो या तो 4 होंगे या 8 होंगे। ठीक है, एस्कोस्पोर बनते हैं, और वो कैसे बन रहे हैं, एंडोजीनसली बन रहे हैं, अंदर ही बन रहे हैं। ये मेन पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना है कि एस्कोस्पोर जो होता है वो एंडोजीनसली बनते हैं। कैसे बनते हैं, एंडोजीनसली बनते हैं। जब अपन बेसिडियोस्पोर करेंगे अगले में, तो वो एक्सोजीनसली बनेंगे। तो एंडोजीनसली क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, और किसके अंदर बनते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एस्कस, और प्लूरल क्या है, एस्काई। फ्रूटिंग बॉडी कौन सी होती है, एस्कोकार्प, जिसके अंदर एस्काई अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एक तो है एस्परजिलस। देखो, एस्परजिलस जो होता है ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस भी बना सकता है, ये एक पैरासाइटिक फंगस भी हो सकती है। ठीक है, क्लेवीसेप्स जो होती है इससे एलएसडी बनती है, ड्रग होगा, आपने नाम सुना होगा, तो वो बनती है इससे। न्यूरोस्पोरा जो होता है, इस पे अपनी बुक में एक लाइन लिखा हुआ है कि न्यूरोस्पोरा पर बायोकेमिकल और जेनेटिक के बहुत सारे वर्क किए गए। देखो, जब एनिमल्स में जब वर्क करना होता है कुछ जेनेटिक का, तो ड्रोसोफिला को चूज करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा वर्क किए जाते हैं। और जो होता है प्लांट या जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें वर्क करने होते हैं, तो इन्हें न्यूरोस्पोरा को चूज करते हैं। देखो, इनिशियल में सिर्फ 2 ही किंगडम होते थे, एनिमल और प्लांट किंगडम। तो यही वजह है कि न्यूरोस्पोरा को क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं। तो अगर आपको पूछे प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, न्यूरोस्पोरा को, क्योंकि फंगस को 2 किंगडम सिस्टम के हिसाब से किस में रखा जाता है, प्लांट किंगडम में। तो न्यूरोस्पोरा को अपन यूज करते हैं। एस्परजिलस का बता दिया, क्लेवीसेप्स का बता दिया। पेनिसिलम, इसकी एक स्पीसीज होती है पेनिसिलम नोटेटम, जिससे क्या निकली थी, पेनिसिलिन बनाई गई थी, जो कि आज थी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। ठीक है, इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये, और हाँ, एक मॉरल्स और बफल्स,
जो ट्रफल्स भी लिखा रहता है कुछ बुक्स में, ये ईडिबल फंगस है। अगर आपको पूछे कि एस्कोमाइसिटीज के ऐसे कौन से मेंबर है जो ईडिबल फंगस के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, तो मॉरल्स, बफल्स, ट्रफल्स लिख सकते हैं। आगे आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट है अपने बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? क्लब फंगस। और ये क्लब फंगस इसलिए कहते हैं, अभी अपन आगे देखेंगे, जब इनके सेक्सुअल स्पोर बनने वाले जो स्ट्रक्चर होंगे, जैसे यहां पर एस्को स्पोर किस में बने थे? एस्कस में, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर था, इसलिए इन्हें सैक फंगस कहते हैं। उनमें एक टेनिस के रैकेट जैसा क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे बेसिडियम कहेंगे। यही वजह इन्हें क्लब फंगस कहते हैं। ग्रो कहां करते हैं? सॉइल में करते हैं, वुडन लॉग्स पे करते हैं, ट्री स्टम्प्स पे करते हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि ट्री स्टम्प्स क्या होता है, तो जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें जब अपन कट कर देते हैं तो उसके नीचे जो एकदम ग्राउंड के पास में उनका स्टेम का जो पीछे हिस्सा बच जाता है, उन्हें कहते हैं ट्री स्टम्प। तो उनके ऊपर ये सेप्रोफाइट की तरह क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। दे आर बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड। अगर आपको पूछे वुड के लिए सबसे अच्छे डिकम्पोजर कौन है, तो ये। अगर आप में से किसी को डाउट है कि सेप्रोफाइट और डीकंपोजर में क्या फर्क होता है, तो देखो, डीकंपोजर ऐसे तो देखो तो सेप्रोफाइट ही होता है, लेकिन सेप्रोफाइट सिर्फ न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। डीकंपोजर उनको क्या करते हैं? उनके अंदर जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि रिसाइकलिंग चले। ठीक है। एज अ पैरासाइट भी होते हैं, और ये प्लांट में क्या करते हैं? डिजीज फैलाते हैं। रस्ट और स्मट जो है, दो तरह की डिजीज फैलाते हैं। ठीक है। कुछ पे रस्ट बनती है, व्हाइट कलर के पाउडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। स्मट जो होती है वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। हालांकि इनमें बहुत सारे डिफरेंसेज है, लेकिन अपन को उसमें नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ब्रांच और सेप्टेट। एस्कोमाइसिटीज का भी ऐसा ही था, ब्रांच और सेप्टेट ही था। लेकिन फर्क ये है कि एस्कोमाइसिटीज का जो मेन माइसिलियम जो था वो कैसा था? मोनोकैरियोटिक था। और उसमें आपको पता हो तो मैंने यहाँ पे लिखवाया था, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्टर फेज के लिए डाइकैरियोटिक फेज बनती है। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में उल्टा होता है। यहां पर प्राइमरी माइसिलियम जो इनिशियल में माइसिलियम होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है और वो मोनोकैरियोटिक होता है, लेकिन जल्दी वो डाइकैरियोटिक फेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो लॉन्गर और डोमिनेंट फेज होती है, जिसे सेकेंडरी माइसिलियम कहते हैं। मोनोकैरियोटिक का डाइकैरियोटिक में कन्वर्ट होना डाइकैरियोटाइजेशन कहलाता है। और ये कैसे होगा अभी अपन देखेंगे। ठीक है। तो इन दोनों में डाइकैरियोटिक फेज आती है, लेकिन एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियोटिक फेज शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होती है? लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है। क्योंकि इसमें जो होगी यूनिसेलुलर फंगस तो होगी नहीं, क्योंकि उन्हीं में ही बडिंग और क्या होता है? बाइनरी फीजर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहां तक बात की जाए तो इसमें क्या होता है? सोमेटोगेमी होता है और स्पर्मेटाइजेशन होता है। और इन दोनों में ही कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन नहीं बनते। तो आपको पूछे कि किस फंगस में सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, तो इस वाले में नहीं बनते। नेक्स्ट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है फिर भी सेक्स ऑर्गन नहीं बन रहे। अब यहां पर भी क्या होगा? देखो, पहले ये दो फंगस है। ठीक है। अपन ने यहां पर दोनों फंगस को अलग अलग डिनोट किया है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या हुई? प्लाज्मोगेमी हुई, और प्लाज्मोगेमी की वजह से एक सेल में क्या हो गया? डाइकैरियन हो गया, दो न्यूक्लियस हो गए। अब यहां पर क्या होते हैं? उसके बाद में ऐसे क्लम्प कनेक्शन बनते हैं, क्लैंप। ठीक है। एक यहां पर और एक यहां पर, ये आगे भी बनेंगे। पहले यहां आसपास वाली सेल में देखते हैं, एक इस तरफ बन गया, एक इस तरफ। अब ये जो रेड कलर वाला जो न्यूक्लियस दिख रहा है, इसमें माइटोसिस होगा और कितने होंगे? दो न्यूक्लियस बनेंगे। एक यही रहेगा, एक न्यूक्लियस यहां चला जाएगा। तो अब इधर भी एक की जगह कितने हो गए? दो न्यूक्लियस। ब्लैक कलर वाले में भी माइटोसिस होगा, एक इधर रहेगा और एक इसमें चले जाएंगे। तो क्या हो गया? देखो, इन दोनों सेल में जो आजू बाजू वाली सेल थी उनमें भी दो दो न्यूक्लियस हो गए। तो कितने? तीन सेल ऐसी हो गई जिनमें क्या हो गया? डाइकैरियन है। ऐसे कैसे क्लैंप कनेक्शन इसके और इसके बीच में बनेगा, तो पास वाली सेल में दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। ऐसे कैसे इसमें और उसके आगे वाली में बनेगा। धीरे धीरे पूरा जो माइसिलियम होता है वो डाइकैरियोटिक फेज में आ जाता है। इसे क्या कहते हैं? डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। और ये डाइकैरियोटाइजेशन डोमिनेंट फेज होता है इसमें, किसमें? बेसिडियोमाइसिटीज में। इसके आगे का अभी अपन देखते हैं। एक स्पर्मेटाइजेशन मैं पहले भी बता चुका हूं। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है? एक हाइफा होता है, उसमें फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करना होगा, हालांकि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। एक सेल लाइक स्ट्रक्चर आएगा जिसे अपन गैमेट समझ सकते हैं। कौन सा? मेल गैमेट, क्योंकि वो खुद आ रहा है, लेकिन वो खुद मूव करके नहीं आ सकता, हवा के साथ आएगा, मोटाइल नहीं होता। तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट होगा और वो दूसरे हाइफा के पास में जाएगा और उसमें फ्यूज हो जाएगा। कुछ कुछ मैंने पहले भी बोला ये ऊगैमी टाइप का है, लेकिन ऊगैमी में जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है? मोटाइल। यहां पर कैसा है? नॉन मोटाइल। फीमेल जो उसमें गैमेट बनते हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर में बन रहे हैं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। इसे कहते हैं स्पर्मेटाइजेशन। ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर बेसिडियोमाइसिटीज में आगे देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो तो डाइकैरियोटिक फेज तक तो बन गया था। अब क्या होगा, ये हर सेल के ऊपर एक आउटग्रोथ निकलेगी क्लब शेप की, और इसे कहेंगे बेसिडियम, और यही वजह है इसका नाम क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। और क्योंकि क्लब शेप की बनती है, यही वजह है कि बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहते हैं, क्लब फंगस भी कहते हैं। और ये दोनों न्यूक्लियस जो है वो किस में चले जाएंगे, इस बेसिडियम में चले जाएंगे। सिंगुलर वर्ड है बेसिडियम, प्लूरल वर्ड क्या है, बेसिडियम। ठीक है, तो ये उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे मैं सिर्फ एक एक बना रहा हूं, ऐसे सब में बनेंगे। उसके अंदर जाकर उसके अंदर क्या होगा, कैरियोगेमी होगा। जैसे एस्कोमाइसिटीज में कैरियोगेमी और मियोसिस की साइड क्या थी, एस्कस थी। बेसिडियोमाइसिटीज में ये कैरियोगेमी और मियोसिस की साइड क्या होगी, बेसिडियम या बेसिडिया होगी। ठीक है, तो इसमें कैरियोगेमी होगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे। उसके बाद मियोसिस हुआ, वहां पर भी मियोसिस हुआ था। वहां मियोसिस से 4 स्पोर बने थे जिनको बोला था एस्कोस्पोर, वो अंदर ही बने थे। यहां जो 4 स्पोर बनते हैं वो देखो बाहर की तरफ आउटग्रोथ के फॉर्म में बाहर की तरफ बन रहे हैं, इनको कहेंगे बेसिडियोस्पोर, और ये कैसे हो गए, एक्सोजीनस हो गए। जबकि वहां पर एस्कोस्पोर जो बनते हैं एस्कोमाइसिटीज में, वो कैसे बनते हैं, एंडोजीनस बनते हैं। ठीक है, और ये जिस स्ट्रक्चर पे बन रहे हैं उसको क्या कहेंगे, बेसिडियम। फिर इसके चारों तरफ फंगल एक पूरा कवरिंग बना लेगा, ये क्या बन जाएगा, अपना पूरा फ्रूटिंग बॉडी, जिसे क्या कहेंगे, बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प, जो स्पोर बनेंगे उन्हें बेसिडियोस्पोर, और जिसके ऊपर बन रहे हैं वो बेसिडियम। और बेसिडियोस्पोर कैसे है, एक्सोजीनस है। ठीक है, ये सब अपने इसके बारे में था। तो सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं, बेसिडियोस्पोर बनते हैं, और कैसे होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं। बेसिडियम इज द साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस। जो होता है बेसिडियम के अंदर क्या होती है, कैरियोगेमी और मियोसिस होता है। फ्रूटिंग बॉडी कौन सा बनता है, बेसिडियोकार्प, जिसके अंदर क्या होते हैं, बेसिडिया अरेंज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक है एग्रीकस। देखो यहां पर मैं आगे एग्जाम्पल करने से पहले एक चीज बता देता हूं, जो यहां पर फ्रूटिंग बॉडी होगी उसका जैसा शेप होगा उसके बेसिस पर इसके कुछ और कॉमन नेम भी है। जैसे अगर फ्रूटिंग बॉडी अम्ब्रेला शेप की हो तो इन्हें कॉमनली क्या कहेंगे, मशरूम कहेंगे। उन मेंबर को क्या कहेंगे, मशरूम कहेंगे, जिनके ऊपर अम्ब्रेला शेप का, कुछ इस शेप का आपने देखा होगा, ऐसे शेप का आपको स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, ये ऐसे लगी हुई रहती है। तो ये अम्ब्रेला शेप की जो ऊपर है ये बेसिकली क्या है, फ्रूटिंग बॉडी का शेप है। तो कुछ में ऐसे है तो उन्हें कॉमनली क्या कहेंगे, मशरूम। कुछ में ऐसे बॉल लाइक पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिस उन्हें क्या कहेंगे, पफ बॉल्स कहेंगे। कुछ में स्ट्रक्चर जो होते हैं ब्रैकेट जैसे होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, ब्रैकेट फंगस कहेंगे। तो फ्रूटिंग बॉडी के शेप के बेसिस पर इन्हें मशरूम, ब्रैकेट फंगस और पफ बॉल भी कहते हैं। अब जो अपन एक जो मशरूम जो है, जिनका भी शेप ऐसे फ्रूटिंग बॉडी का अम्ब्रेला शेप का, उनको सबको मशरूम कहते हैं। और उस मशरूम में से कुछ मशरूम ऐसी होती है जो इडिबल होती है। जनरली अपन सोचते हैं ना कि मशरूम जो होती है वो इडिबल होती है, सारी मशरूम नहीं होती। जो इडिबल मशरूम होती है उसमें से एक जीनस अपन को याद रखना है, कौन सा, एग्रीकस। एग्रीकस कैसा है, इडिबल मशरूम है। एक और मशरूम होता है जिसे पॉइजनस मशरूम या टॉड स्टूल भी कहते हैं, और ये किस में होता है, एमिनीटा में होता है। ठीक है, एमिनीटा जीनस के जो मशरूम होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं और टॉड स्टूल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 नाम और दे रखे हैं, अस्टिलेगो और पक्सीनिया, ये 2 और है। ये पैरासाइट फंगस है, एक स्मट और एक रस्ट डिजीज फैलाता है। ठीक है, ये अपने सब किसके बारे में था, अपने सब बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। अब लास्ट चलते हैं अपन किसके बारे में, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में, जिसे इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। तो पहले इसकी कुछ अलग रामायण है, उससे स्टार्ट करते हैं। देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो इम्परफेक्ट फंगस है। क्यों है इम्परफेक्ट फंगस, क्योंकि अभी तक इनके जो मेंबर है उसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज के बारे में ही पता है। अभी तक पता नहीं है कि उनमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसा मान लिया कि इस मेंबर में जो भी होंगे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, और यही वजह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं। अब बाद में पता चला कि अगर किसी मेंबर में बाद में पता चल गया कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस मोड से हो रहा है, तब क्या करेंगे, तो उसके बारे में अपनी बुक में कुछ लिखा हुआ है, अच्छे से सुनना। इफ एनी मेंबर शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर कोई मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है तो इस वाले ग्रुप में रखने का मेन क्राइटेरिया यही है कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो अब पता चल गया कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी मेंबर के बारे में, तो अब उसको इस ग्रुप से उठाकर किसी और ग्रुप में रख देंगे। ठीक है, तो इफ एनी मेंबर शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन इट ट्रांसफर टू अदर क्लास, तो फिर उसके जो मेंबर होंगे जो अभी तक ड्यूटेरोमाइसिटीज में पढ़ाए जाते थे, क्योंकि पता था कि भाई इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता नहीं है, जब पता चल जाएगा तो इसे दूसरी क्लास में ट्रांसफर करेंगे। और दूसरी कौन सी क्लास में ट्रांसफर करेंगे, या तो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज।
अब फाइकोमाइसिटीज के साथ में क्यों नहीं करेंगे, उसका कारण है, देखो अपनी बुक में लिखा हुआ है कि इन 2 क्लास में करना है, मैं आपको बता देता हूं। ड्यूटेरोमाइसिटीज का जब अभी माइसीलियम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी सेप्टेड होता है, ठीक है, और ब्रांच होता है। और जो अपने फाइकोमाइसिटीज में देखा था उसमें तो सेप्टेड था ही नहीं, तो सेप्टेड और ब्रांच किसका होता है, एस्को और बेसिडियो का होता है। इसलिए जो भी होगा मेंबर उसे या तो एस्कोमाइसिटीज में रखेंगे या बेसिडियोमाइसिटीज में। लेकिन इनमें भी किस में रखें, जैसे आज किसी मेंबर के बारे में पता चल गया कि भाई ये इस सेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, तो हाथों हाथ उसको निकाल के किस में रखोगे, एस्को में रखोगे, बेसिडियो में रखोगे, तो कैसे चलेगा, कुछ और रिसर्च भी करनी पड़ेगी। तो वो टाइम पीरियड जब तक वो रिसर्च चले तब तक क्या करेंगे, उस एक ही फंगस को 2 नाम दे देंगे। उसकी जो वेजिटेटिव फेज होगी या एसेक्सुअल जो फेज होगी उसको तो अपन क्या करेंगे, अलग नाम देकर उसे किसके अंदर पढ़ाएंगे, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके अंदर रख देंगे। उसे एक और नाम देंगे, अनदर नेम टू सेक्सुअल स्टेज, और उसकी सेक्सुअल स्टेज को और कोई नाम दे देंगे, और फिर उसे जो भी इन दोनों में से किसी एक क्लास के अंडर में पढ़ाएंगे, ठीक है। और जब लिंकेज पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो जाएगा कि भाई जो नया अभी जिसके बारे में पता चला है वो मान लो कि एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, तो फिर बाद में उसे क्या करेंगे, उसके साथ ट्रांसफर कर देंगे। तो जब तक पूरी तरह से पता ना चले कि वो इन दोनों में से किस क्लास का है, उस फंगस को जिसमें वो पहले ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा था, उस फंगस के बारे में जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चलेगा, उस फंगस को 2 नाम देंगे। एक नाम देंगे उसकी एसेक्सुअल स्टेज या वेजिटेटिव स्टेज को, और उस नाम के हिसाब से उसे रखेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर, और दूसरी फंगस, उसी फंगस को एक और नाम देंगे और वो देंगे उसकी सेक्सुअल स्टेज को, और फिर उसे दूसरी क्लास में रखेंगे। बाद में जब लिंकेज और पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसे पूरी तरह से दूसरी क्लास में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो कहने का मतलब है ड्यूटेरोमाइसिटीज में उन फंगस को रखा जाता है जिन फंगस के अंदर क्या नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता नहीं है। अगर पता चल जाएगा तो फिर अपन को इसको दूसरी क्लास में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं और आज का वीडियो एंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज की जो फंगस होती है उनका हैबिटेट कैसा है। तो डेड और डिकेड सब्सटेंस पे ग्रो करेंगे, स्पेशली लीफ लिटर्स जो होते हैं, बोले तो अपने जो पत्तियों का या लीफ का जो कचरा होगा उसके ऊपर ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। सेप्रोफाइट होंगे, डीकंपोजर भी होंगे, इसका मतलब ये इनऑर्गेनिक मटेरियल में क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे, और मिनरल साइकिल जो होंगे, मिनरल्स की साइक्लिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। पैरासाइट भी होते हैं कुछ। स्ट्रक्चर जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सेप्टेड ब्रांच माइसीलियम होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन से होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कॉनिडिया से होता है। और कॉनिडिया कैसे होते हैं, एक्सोजीनस स्पोर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो सेक्सुअल स्पोर भी नहीं बनेंगे, कोई फ्रूटिंग बॉडी भी नहीं बनेंगे। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, एक है अल्टरनेरिया, एक है कोलेटोट्राइकम और एक है ट्राइकोडर्मा। जो ये ट्राइकोडर्मा जो है ये अपने ह्यूमन के अंदर कुछ स्किन डिजीज जो होता है वो फैलाता है, ठीक है। तो ये अपने किसके बारे में था, ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में था। तो अपने फंगस में टोटल कितने तरह की क्लास हो गई, 4 क्लासें हो गई, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहली कौन सी थी, फाइकोमाइसिटीज, जिसे लोअर फंगस बोला गया। उसके बाद उसमें एक चीज था, उसमें डाइकैरियोटिक स्टेज नहीं बनती थी, ये याद रखना। जो अगली 2 थी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, उन दोनों में डाइकैरियोटिक स्टेज बनती थी, लेकिन एस्कोमाइसिटीज में वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बेसिडियोमाइसिटीज में वो डोमिनेंट फेज होती है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में दोनों में जो सेक्सुअल स्पोर बनते हैं उनमें एक फर्क होता है, जो एस्को स्पोर जो होते हैं वो एंडोजीनसली बनते हैं और बेसिडियो स्पोर जो बनते हैं वो एक्सोजीनसली बनते हैं। लास्ट आता है अपना ड्यूटेरोमाइसिटी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिससे अपन इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।